अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। बानी पीटीआई को जेल की सुराखों के पीछे 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिहाई के कोई वाज़ेह इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई सूरत बनती हुई दिखाई नहीं देती। अदालतों में जारी मुकदमात की पेचीदगियों के बावजूद अब सवालात पार्टी की अपनी सफ़ों में उठ रहे हैं। कानूनी माहिरीन और सियासी मुबस्सिरीन की एक बड़ी तादाद ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि बानी पीटीआई की तवील असीरी का सबब सिर्फ अदालती कार्रवाइयाँ नहीं, बल्कि उनकी अपनी जमात की क़यादत और कानूनी टीम की गैर संजीदगी या दानिस्ता कोताही भी हो सकती है। क़यादत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वो बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पार्टी पर मुस्तकिल कब्जा चाहती है। ऐसे में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, अदालतों में कमज़ोर दलाइल और सियासी मफादात का गठजोड़ एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहा है जहाँ सवाल ये नहीं है कि बानी पीटीआई रिहा कब होंगे, बल्कि ये सवाल बन चुका है कि क्या वाकई उनकी रिहाई कोई चाहता भी है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हो या फिर बानी पीटीआई की बहनें, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अदालत बानी पीटीआई के केसेस सुनने को तैयार नहीं, और शायद अलीमा खान वकला टीम से भी मायूस हो चुकी हैं, इसलिए वो इदारों से बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। अब सवाल ये है कि अलीमा खान को ये बात क्यों कहना पड़ी। बहरहाल अलीमा खान हो या बानी पीटीआई नुमा, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को नहीं सुना जा रहा। अब बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बानी पीटीआई के कई केसेस में बिल्कुल उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, वो बरी हो चुके हैं। जैसा कि तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ताम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2014 को इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया था। फिर इद्दत में निकाह केस है और इस मुकदमे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 13 जुलाई 2024 को अदालत ने उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया था। फिर साइफर केस, इस मुकदमे में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 3 जून 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सज़ा को मनसूख कर दिया था। यानी ये वो अहम केसेस हैं जिनमें बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि 9 मई के केसेस समेत दीगर की समात हैं जिनका अभी फैसला होना बाकी है। सिर्फ वाहिद केस जिसमें अब भी बानी पीटीआई को सज़ा हुई है वो अलकादे ट्रस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड केस है। ये वो मुकदमा है जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब अगर इस केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो जाती है और अगले किसी केस में उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं होती, तो बानी पीटीआई जेल की सलाखों से बाहर आ सकते हैं। अब यही वो केस है जिसकी एक समात 25 मार्च 2025 को भी हुई थी, और इस केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त में बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अदालत में ताख़ीर से पहुंचे थे, जिसकी वजह से अदालत ने केस की समात ईद उल फितर तक मुलतवी कर दी थी। और उस वक्त भी सलमान सफदर की अदम हाज़िरी पर सवाल उठे थे और अब भी सवालात उठ रहे हैं, और ये तनकीद हो रही है कि बानी पीटीआई की वकला टीम खुद बानी पीटीआई के साथ संजीदा नहीं है। यहाँ तक कि वकला टीम की जानिब से दायर की जाने वाली अपीलों में अक्सर औकात तकनीकी खामियाँ, गैर मुकम्मल दलाइल और तैयारी की कमी देखने को मिली है। मिसाल के तौर पर अलकादे ट्रस्ट केस में अपील दायर ज़रूर की गई, लेकिन इस पर तवील अरसे तक कोई बाकायदा समात नहीं हो सकी, जो इस बात की अक्कास है कि कानूनी टीम केस को अदालती तरजीहात में नहीं लाना चाहती। कई मुकदमात में वक्त पर पैरवी ना करना, दरखास्तें वापस लेना या अपीलें बर वक्त ना दायर करने जैसे वाक़यात भी सामने आ चुके हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वकला की कोशिशें या तो ना तजर्बाकारी का नतीजा है या फिर किसी मसलहत का हिस्सा है। इस पस मंज़र में कानूनी टीम की गैर संजीदगी एक सोची समझी हिकमत अमली के तौर पर देखी जा रही है, ताकि बानी पीटीआई की वापसी मुमकिन ना हो और पार्टी की बागडोर उनके हाथ में रहे। यही वजह है कि बानी पीटीआई के करीबी हलकों में भी ये बेचैनी बढ़ रही है कि क्या पार्टी वाकई उनकी रिहाई की ख्वाहिशमंद है या फिर पार्टी इस पर गैर संजीदा है। यहाँ तक कि बानी पीटीआई खुद भी अदालत में या जेल से आने वाले बयानात में ये इशारा दे चुके हैं कि उन्हें बाज़ करीबी अफराद पर मुकम्मल एतमाद नहीं रहा। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर गहरे सवालात छोड़ रही है, और सवाल तो फैसल चौधरी भी कानूनी टीम पर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। अब अलीमा खान भी वकला टीम पर मुसलसल सवाल उठा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अलीमा खान को वकला की तसल्लियों पर यकीन नहीं है, लेकिन आज वकील लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर फिर से बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली पर तसल्लियाँ दे रहे हैं और इस बात की यकीन दहानी का बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात 5 जून को। ये केस समात के लिए मुकर्रर होता है, नहीं होता, सज़ा मुअत्तल होती है, नहीं होती, लेकिन क्या वजह है कि ख़ुद अलीमा खान भी अब इदारों से बातचीत करने की ख्वाह नज़र आ रही हैं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों से इस्टेब्लिशमेंट से राहो रस्म बढ़ाने की बात हो रही है। अब तहरीक इंसाफ ने आज ही केसेस ना लगने पर रेड जोन में एहतजाज की कॉल दी थी। इस्लामाबाद में एहतजाज होना था, लेकिन इस एहतजाजी हिकमत अमली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी हंस रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हामिद खान साहब से बात करेंगे।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मुमताज़ माहिर कानून हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, रेड जोन में एहतजाज होगा बानी पीटीआई के केसेस ना लगने पर, लेकिन हमने देखा है कि हालिया कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल्स उस तरीके से मौसर नहीं हो सकी, इफेक्टिव नहीं हो सकी, वो मैस मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रही जो हुकूमत पे प्रेशर डाले। देखिए, ये बात आपको बेहतर है उनसे पूछिएगा जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं पीटीआई के, जिस तरह से गौहर है, सलमान राजा साहब हैं, उनसे पूछ। लेकिन सर, आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है एट दिस पॉइंट इन टाइम? मैं इस पर भी कमेंट नहीं करना चाहता कि मुझे इस बारे में, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन मेरी जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो मैं इसलिए इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सर देखिए, हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिन्होंने रेजिलियंस दिखाई या एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्ट किया, जो मज़ामत का इस्तारा बन के खड़े हुए, सिस्टम को चैलेंज किया, या किसी जगह पर ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना के चले, तो उन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक उस तरीके से कोई रास्ता बना नहीं पाई है, और जो रास्ता बनाते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो खुद गले पड़ जाती है। ऐसी बात कोई नहीं है। पीटीआई जो है ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बात। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सारे मामलात में कामयाब है। आम लोग, पाकिस्तान भर के अवाम साथ हैं, और ये बात आपकी दुरुस्त है। दूसरी पार्टियों पर भी मुश्किल वक्त आया है इसके का, उन्होंने सब्र से, तहम्मुल से और स्ट्रेटजी से काम किया है। जैसे 80s में पीपल्स पार्टी पे ये वक्त था, और सन 99 के बाद कुछ अरसा PMN के पर ये वक्त था। तो ये वक्त गुजर जाएगा। ये जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को रस्ते से हटा देंगे, ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आप इस चीज़ का जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये बड़े शॉर्ट पीरियड में कर रहे हैं। ये तो एक बदतरीन वक्त है हम पर जो आया हुआ है, और वो गुजर जाएगा। उसके लिए नेचुरली, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रही है किसी न किसी तरह से पीटीआई को बाहर रखने के लिए, और उसमें हर तरह के अदालती अरकान को इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो ट्रायल जजेस हैं, जो इस वक्त इमरान खान के जाली केसेस जिनके पास है, इवन एपीलेट कोर्ट्स में भी ये काम हो रहा है। तो ये एक फ़ेज़ होती है। अगर आपने पाकिस्तान की तारीख को ओवरऑल ओवरव्यू दिया हो, तो ये एक फ़ेज़ हर तकरीबन बड़ी पार्टी के ऊपर किसी न किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ये आई है, लेकिन ये गुजर जाती है। कभी जो हरदिल अजीज़ पार्टीज़ होती है, हरदिल अजीज़ लीडर होते हैं, वो सियासी उफ़ुक़ से नहीं मिटते। लेकिन हामिद खान साहब, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जो प्रिंसिपल पोजीशन है, ये स्टांस है, वो क्या होना चाहिए? हम देखते हैं कि मखमसे का शिकार है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर कहते हैं नहीं करनी, हुकूमत से बात करनी है, फिर कहते हैं नहीं करनी। ये करना क्या है सर? एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखें तो क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है? मज़ामत सूट करती है, बातचीत सूट करती है? मज़ामत सूट करती है। बातचीत किससे करनी? किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इसको गलत रख दिया गया चंद लोगों के बयान से। दूसरी तरफ ये है अलीमा खान साहिबा ने भी ऐसी बात की। मौजूदा जो अपने आप को गवर्नमेंट कहती है जी, किसने? आज अलीमा खान साहिबा भी यही बात कर रही हैं, बानी पीटीआई के बिहाफ पे ज़ाहिर है वो आके बात करती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, ये इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करें। नहीं, ये हमारी जो मीडिया है बड़ा गलत कोट करता है चीज़ों को। और दूसरी बात यह है कि जिस कदर बेबस मीडिया इस वक्त है, हामिद खान साहब, कता कलामी के लिए माजरत सर, कोई खबर काम की खबर लगती नहीं सर। कता कलामी के लिए माजरत, मैं वो साउंड आपको सुनवाना चाहता हूँ अलीमा खान साहिबा का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता है, तो मैं चाहता हूँ वो शॉट अगर आप चलिए छोड़िए, मैं अलीमा खान की बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बस छोड़ दे इसको। आप तो फिर अलीमा खान साहिबा जो आके मीडिया से बात करती हैं, ये स्टेटमेंट देती हैं, आपको लगता है कि वो कोई संजीदा स्टेटमेंट? वो एक ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में मुझे तफसीली इत्तला नहीं है, कोई और बात नहीं। ठीक, तो सर फिर इस वक्त फैसले का इख्तियार पार्टी में किसके पास है? यानी इमरान खान के बाद कौन फैसला करता है पार्टी के अंदर? बहरहाल हमारे जो इस वक्त चेयरमैन या
सेक्रेटरी जनरल हैं और उनके साथ जो पॉलिटिकल कमेटी है वही इसको लुक आफ्टर करती है। आपको लगता है सर कि उनके पास, क्योंकि जब इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी होती है तो पीछे पार्टी डिसीजन ही नहीं ले पाती है, या अगर डिसीजन होता भी है तो फिर उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती विद इन द पार्टी, लोग मानने को तैयार नहीं होते। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि फ़लाँ शख्स फैसला बात करेगा, कोई कॉल देगा तो हम नहीं आएंगे। उधर केपी के लोग कहते हैं कि फ़लाँ देगा तो हमें काबिल कबूल नहीं। देखिए, बात यह है कि जानते बूझते हुए ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो। मेरी मुलाकात सितंबर के बाद से उनसे नहीं हुई और कोई 6-7 दफ़ा मैं इजाज़त लेके कोर्ट का ऑर्डर लेके गया हूँ, नहीं होने दी। ये कोई पार्टी का किसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो जो पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की और उसके साथ जिस तरह से इस वक्त की हुकूमत और उसके अदारे काम कर रहे हैं, ये उन्होंने इस किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है कि पार्टी चेयरमैन के साथ किसी की मुलाकात ना हो सके और इस तरह से कन्फ्यूजन फैला रहे। आप इस पर ब्लेम जो है पीटीआई पे लगा रहे हैं। एक्चुअली ये बात नहीं है, पीटीआई तो एक विक्टिम है इस वक्त जो है मजरूह है उनके इन सारे इक़दामात की वजह से। लिहाजा ये पीटीआई कोई जानते बूझते हुए नहीं कुछ कर रही, बल्कि उसको मजबूर किया गया है कि अपने फ़ैसले एक तो ले ना सके और दूसरा उस पर अमल दरामद ना करा सके और इमरान खान साहब से पार्टी लीडरशिप मिल ना सके। ठीक, हामिद खान साहब, लास्टली देखिए, सियासी जमातों पे वक्त आता है, पीटीआई पर बुरा वक्त अगर है तो जाहिर है सियासी जमातों के पास कोई काउंटर स्ट्रैटेजी भी होती है, ऑप्शन भी होता है। पीटीआई के पास इस वक्त अवेलेबल ऑप्शन क्या है? क्योंकि तासुर ये है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है वो और जो पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खुद इंजॉय कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लोग अब जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, सीट्स इंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रहा हो। देखिए, ये नैरेटिव जो है ना, ये हमारे मुखालफों का है। ये नैरेटिव जो है इस वक्त की हुकूमत का है। वो चाहते हैं पीटीआई के अंदर दरारें डाली जाए, आपस में इनको लड़वाया जाए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाए। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बयानिया है हमारे मुखालफिन का और इस वक्त मौजूदा हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का। ऐसी बात कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद थे। ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला, या एक साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल का जो स्ट्राइव कर रही है अपने केसेस को लेके वो है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, लोग इकट्ठे नहीं होते हैं या क़यादत उस तरह से इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज नहीं कर पाती है, लोगों को नहीं ला पाती है। ये इंटरनल इशू है। दूसरा, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो पाकिस्तान और भारत के माबैन स्टैंड ऑफ है, टेंशन है, उसमें अब ये गेम ऑफ नैरेटिव्स बन गई है। ज़ाहिर है वॉर डोमेन अपनी जगह पर, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है, वो मुल्कों जा रहे हैं, वो अपना नैरेटिव जो है उसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज को लेके जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ज़ाहिर है इसको कैरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खित्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा बना हुआ है। भारत अपनी साम्राज्य और जारहाना पॉलिसियों के अंदर अब वो कोई कमी लाने को तैयार नहीं है, कोई फ्लेक्सिबल नज़र नहीं आ रहा है। मोदी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, नफरत अंगेज़ और ख़तरनाक ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो इस बात की गवाही दे रही है कि मोदी ये तस्लीम कर रहा है कि वो दहशतगर्दी फैलाने वाली सोच रखता है। सबसे पहले नरेंद्र क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी का, ये पाकिस्तानी अवाम को कह रहे हैं कि सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। ये है इंटरनेशनल दहशतगर्द, ये आलमी दहशतगर्द का चेहरा है, ये एक्नॉलेज्ड चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जो धमकी दे रहा है और खुलेआम दे रहा है और किसी और को नहीं दे रहा बल्कि सिविलियंस को कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम को कह रहा है। और ज़ाहिर है हमें पता है कि जाफ़र एक्सप्रेस इंसिडेंट कराने वाले कौन हैं, हमें पता है कि BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बलूचिस्तान के अंदर कराने वाले कौन है, हमें पता है कि खुशदार में मासूम बच्चों की जान लेने वाले, मासूमों का खून बहाने वाले कौन है। यही वो सफाक चेहरा है, यही वो दरिंदा है, यही वो इंटरनेशनली क्लेम्ड दहशतगर्द है जो ये बात कर रहा है कि वरना मेरी गोली तैयार है। ये धमकी है, ये लहजा है। और जाहिर है इस तरह की धमकियाँ और गीदड़ भपकियाँ हमने हाल ही में एक जो जवाब दिया है, जिस अंदाज में भारत ने
उस जख्म को अभी ज़ाहिर है उससे संभल नहीं पा रहा है और अपने नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है। ये गीदड़ भपकियाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नरेंद्र मोदी का ये शॉट हमने प्ले किया है, आई एम श्योर इससे पहले आपने सुना होगा, आपने फिर सुनवाया है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंतखाबात का मामला है, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। ये तो सिविलियंस को कह रहे हैं भाई या तो आप चैन की जिंदगी जियो, रोटी वोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस सर? देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से इसको मार पड़ी है, इसका मुंह काला हुआ, शक्ल देखें कितनी इसकी शक्ल पे नहुसत है, और ये पागल कुत्ते की तरह ये इस वक्त भागता फिर रहा है हर एक को काटने के लिए। अगर मुझे ये बताएं, कोई एक ज़ई शोर इंसान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक 1.5 करोड़ 1.5 अरब आबादी का, क्या दूसरे मुल्क को जिसके गयूर नौजवान अपने हुब्बुल वतनी में मशहूर, पूरी कौम ने खड़े होकर 24 करोड़ अवाम ने इकट्ठे होकर एज ए नेशन दे फॉट, और 8 घंटे में उसको घुटने टेक दिए और ये जाके इंडिया की अमेरिका की गोद में रोने लग गया। क्या वो तुम्हारी बात सुनिए? बल्कि तुम एक खा नहीं जाएंगे? तुम्हें शर्म आती है? आई मीन ही बिल्कुल पागल हो गए, वॉन्की हो गए। और ये अपने इलेक्शन के लिए ये बातें कर रहे हैं, वहाँ बिहार के इलेक्शन के लिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, दे गॉन आउट ऑफ द कंट्री, जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूरी कई लोगों, मुल्क हमारे साथ खुला साथ खड़े थे। इसके साथ कोई एक मुल्क बता दें सिवाय इसराइल के, वो भी ओपन नहीं उन्होंने किए, ठीक है, इन्वर्ट जो कोवर्टली उन्होंने सपोर्ट की, बाकी कौन है इसके साथ? अमेरिकन इससे नाराज है, अमेरिकन इससे नाराज बैठे हुए हैं, वो आपके सामने देख लें। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या है, ये बात करने की कोई भी इंसान जिसमें अक्ल का खाना हो, खोपड़ी हो, क्या वो ये बात दूसरे मुल्क के बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, इस लबो लहजे के साथ अक्रॉस द टेबल आके कोई बातचीत की गुंजाइश मौजूद है? अमेरिका ने मीडिएशन की बात की थी, सालसी का किरदार अदा करने की बात की थी, और इसी बना पे एक सीज़ फायर भी हुआ था, बड़ा खुशाइंद हुआ। लेकिन ये इस लहजे के साथ, इस रऊनत के साथ, इन धमकियों के साथ क्या मेज़ पे आना मुमकिन है? ये मेज पर आएगा जब इसको बिहार का इलेक्शन होगा नवंबर-दिसंबर। उससे पहले जब तक पाकिस्तान की जो हमारी सफारती टीमें गई हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं, हमारे फील्ड मार्शल गए हैं, देर टॉकिंग टेलिंग द वर्ल्ड कि ये क्या, ये दहशतगर्द मुल्क है, ये ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं। कनाडा की मिसाल, अमेरिका की मिसाल, पाकिस्तान में 20 हमारे पाकिस्तानी शहीद के जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, गुलबचन सिंह यादव की मिसाल, BLF को जो ये बलूचिस्तान में सपोर्ट करता है, जाफर एक्सप्रेस की एग्जैक्ट क्लियर एग्जाम्पल जो हमारे पास प्रूफ है, मासूम बच्चों को इसने वहाँ पर कत्ल किया है, और ये एक झूठे, एक फर्जी अपना ड्रामा करके एक हमारे मुल्क पे अटैक कर दिया, फिर उसके बाद इसको जूते पड़े हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टेचर आसमान पे चलेंगे, आसमान की बुलंदियों पे, और इंडिया का गरूर और तकब्बुर और इनका जो स्टेचर है वो समुद्र की गहराई में दफन हो गया। ये अपने अवाम को क्या बताएगा? मुझे बताइए। सिर्फ ये कहेगा मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर दूँ, किधर पक्के लगाएगा इलेक्शन, और ये क्या बता सकते हैं? जो इन्होंने फॉरेस्ट एरिया किया, लाहौर पोर्ट को कब्जा कर लिया, कोयटा पे कब्जा हो गया, कराची को ये कर दिया, व्हाट द हेल ये था। इसलिए इस वक्त, और ये अवाम और पूरी कौम उसकी समझ रही है। मीडिया जिंदगी में पहली दफा जो है ना पूरा दुनिया में एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के मीडिया ने वो काम किया, यकीन करें दिस टाइम यू कांट बिलीव कि हमारा मीडिया कहाँ आसमान पे गया है। फैक्ट्स एंड फिगर रखते हैं। ISPR ने एक लम्हा व लम्हा अपनी कौम को आगाह रखा है अपनी, इसने लम्हा व लम्हा गुमराह रखा, झूठ बोला, चक्कर देता रहा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तो, आप ये देखें जो ये बातें कर रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी बात कर सकता है? शिकस्त खुर्दा, ठीक ब्रिगेडियर साहब, काला। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, लास्टली ये देखिए, जो BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जाहिर है हमारी सिविलियन आबादी को भी निशाना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं वो जामे शहादत तोश कर रहे हैं। अब ये जो मामला है, जो बहुत ही मतलब हमारे लिए तो इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, और ये जो रॉ स्पॉन्सर्ड है और BLA की वसातत से किया जा रहा है, हाउ टू डील विद दिस नाउ? क्या इसके लिए कोई काइनेटिक ऑपरेशन चाहिए, या आपको लगता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है वो कारगर साबित होगा? देखें, जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारे सफारती टीम जा रही है, दे मस्ट टेल द वर्ल्ड एनफ इज एनफ।
अगर आइंदा BLA BLF को इसने सपोर्ट किया, कोई स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ या जाफर ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, हमारे पास कॉन्क्रीट सबूत हुए, वी विल गो एंड हिट रॉ इन देयर ओन टेरिटरी। जहां पर BLA को ट्रेनिंग दे रहे हैं, BLF को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहां वी विल गो एंड हिट वायलेंटली। इन्होंने रास्ता गेट खोल दिया, इन्होंने जो हमारे पर किया विदाउट प्रूफ, तो हम तो अब कर सकते हैं ना। लाइकवाइज अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये TTP को या IS पाकिस्तान खुरासान ग्रुप को, ये ISS को करता है सपोर्ट, तो हमारे पास वो भी जगह मौजूद, जहाँ ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ रा के लोग हैं, वी विल गो एंड हिट। और अफगान हुकूमत से वी मस्ट, आप बहुत हमारे अच्छे ताल्लुकात हुए, चाइना में मीटिंग के बाद वो सपोर्ट उनको इन्फॉर्म करे ताकि वही ऑपरेशन करे। लाइक ईरान से होता है तो ईरान में करे, इंडिया में तो वी विल गो एंड वी विल सॉर्ट हिम आउट। मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 महीने के बाद इसी नरेंद्र मोदी को यही अवाम गधे पे बिठा के जूते मारते हुए ये गुजरात के रेलवे स्टेशन में ले जाके इसको चाय के खोखे भी छोड़ेंगे कि तुम्हारी ये जगह थी या तुम्हारी हैसियत थी, यही चाय बेचो। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और असल चेहरा उसको बेनकाब कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी का और RSS नामी जो सोच है उसका है, हिंदुत्व सोच का है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार अक्सर तलब से ज़्यादा हो जाती है, ख़ासतौर पर रात के औकात में जब सनती सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं और घरेलू इस्तेमाल भी कम हो जाता है। ऐसे में इजाफी बिजली ज़ाया हो जाती है या पावर प्लांट्स को वक्ती तौर पर बंद करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ माली नुकसान होता है बल्कि तवानाई की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। अक्सर इस इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग जैसे किसी मुनाफा बख्श मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क की मईशत के लिए एक नया दरवाज़ा खोल सकता है। बिटकॉइन माइनिंग दरअसल एक कंप्यूटेशनल अमल है जिसमें बिजली के जरिए ताकतवर कंप्यूटर्स डिजिटल करेंसी की तौसीक करते हैं और इसके बदले में नए बिटकॉइंस हासिल होते हैं जो आलमी मंडी में काबिल फ़रोख्त हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां ज़र मुबादला के ज़खायर अक्सर दबाव का शिकार रहते हैं, बिटकॉइन माइनिंग एक मुतबादिल आमदनी का जरिया बन सकती है। अगर ये अमल शफाफियत के उसूलों पर मबनी हो और कानूनी दायरे में हो तो न सिर्फ मुल्क को डिजिटल मईशत की दुनिया में कदम रखने का मौका मिलेगा बल्कि ये नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा करेगा। पाकिस्तान में पहले ही नौजवान तबका टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब है और अगर माइनिंग के हवाले से तरबियत और सहूलियात फराहम की जाए तो ये शोबा बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। ताहम इसके मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगरचे इजाफी बिजली को इस्तेमाल करना एक मस्बत कदम है, मगर बिटकॉइन माइनिंग की अपनी माहौलियाती लागत भी होती है। ये अमल बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करता है और अगर मुस्तकबिल में बिजली की किल्लत का सामना हो तो यही माइनिंग सिस्टम एक बोझ बन सकता है। मज़ीद ये कि अगर माइनिंग के लिए दरकार मशीनरी और टेक्नोलॉजी बैरून मुल्क से दरामद की जाए तो वो एक नया तिजारती खसारा पैदा कर सकती है। इलावाजी बिटकॉइन माइनिंग अक्सर साइबर क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम से भी मुंसलिक समझी जाती है, इसलिए पाकिस्तान को एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क तरतीब देना होगा ताकि इस शोबे को और पायदार बनाया जा सके। अब जैसा कि पाकिस्तान इस शोबे में कदम रख रहा है तो इसे फौरी तौर पर माहिरीन टेक्नोलॉजी, माहिरीन कानून और माहौलियाती माहिरीन की मदद से एक जामे हिकमत अमली तरतीब देना पड़ेगी ताकि इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।